हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। तो आज मैं बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए इतिहास से मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहां पर आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, यानी मध्यकालीन भारत का राजनीतिक इतिहास 1526 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक। तो आज हम इस सब्जेक्ट से आपके सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी के विषय में आप क्या जानते हैं, या बाबरनामा के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बाबरनामा की रचना मुगल सम्राट बाबर ने तुर्की भाषा में की थी। इस कृति को वाकयात ए बाबरी अथवा तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं। बाबरनामा को ही तुजुक ए बाबरी कहा जाता है। इस ग्रंथ में बाबर ने अपने जीवन की घटनाओं को लिपिबद्ध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बाबरकालीन इतिहास के दो मुख्य स्रोतों के नाम लिखिए। यहाँ पर पहला स्रोत हो जाएगा मिर्जा हैदर कृत तारिक ए रशीदी, दूसरा हो जाएगा गुलबदन बेगम कृत हुमायूं नामा। नेक्स्ट यहाँ पर अब्दुल कादिर बदायूनी की दो पुस्तकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर पहली हो जाएगी मुनखाब उत तवारिख और दूसरी है रज्मनामा। यदि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रज्मनामा के लेखक कौन है, तो आपको इसका उत्तर लिख देना है अब्दुल कादिर बदायूनी। नेक्स्ट यहाँ पर हुमायूं नामा का लेखक कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा हुमायूं नामा की रचनाकार गुलबदन बेगम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अबुल फजल पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। अथवा अबुल फजल कौन था, अथवा आईने अकबरी का लेखक कौन था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो आपको इसको तैयार करके जरूर जाना है। इसका उत्तर हो जाएगा अबुल फजल अकबर के दरबार में मनसबदार था। वह एक विद्वान एवं इतिहासकार भी था। उसने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें अकबरनामा और आईने अकबरी प्रसिद्ध हैं। यदि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अकबरनामा के लेखक कौन है, तो इसका आपको उत्तर लिखना है कि अबुल फजल। या आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। नेक्स्ट है, भारतीय शासकों के विरुद्ध बाबर की सफलता के किन्हीं दो कारणों को बताइए। तो यहाँ पर पहला कारण हो जाएगा बाबर के पास एक सुगठित एवं विशाल सेना थी। दूसरा हो जाएगा भारतीय शासकों में एकता नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध के विषय में संक्षेप में लिखिए। तो 16 मार्च 1527 ईस्वी को राणा संग्राम सिंह एवं बाबर की सेना में खानवा के मैदान में युद्ध प्रारंभ हुआ। इसमें बाबर विजयी हुआ। उसने गाजी की उपाधि धारण की। तो यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो इसका आपको उत्तर लिख देना है कि राणा संग्राम और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार से की। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबर ने भारत में 4 निर्णायक युद्ध किए। बाबर के जो 4 युद्ध हैं, इनमें से आपके एग्जाम में कोई भी युद्ध पूछ लिया जा सकता है कि यह युद्ध कौन से सन में हुआ। तो यहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध उन्होंने लड़ा था 1526 ईस्वी को, और खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 ईस्वी, और घाघरा का युद्ध 1529, सभी में उसकी विजय हुई। इन युद्धों के द्वारा बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट यहाँ पर कालिंजर युद्ध के विषय में आप क्या जानते हैं। तो हुमायूं को कालिंजर का युद्ध सन 1531 में गुजरात के शासक बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए करना पड़ा। कालिंजर के किले पर आक्रमण के समय ही उसे यह सूचना मिली कि अफगान सरदार महमूद लोधी बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहा है। अतः कालिंजर के राजा प्रताप रुद्रदेव से धन लेकर हुमायूं जौनपुर की ओर वापस चला गया। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, हुमायूं और शेर खां के मध्य हुए युद्धों के नाम लिखे। तो उनके मध्य यहाँ पर 2 युद्ध हैं। पहला है चौसा का युद्ध जो कि 1539 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है कन्नौज का युद्ध जो कि 1540 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर हुमायूं के शासनकाल में निर्मित 2 इमारतों के नाम लिखे, या हुमायूं ने भारत में कौन सा भवन निर्मित कराया। इसका उत्तर हो जाएगा हुमायूं के शासनकाल में निर्मित 2 इमारतें हैं। पहला है दीन पनाह और दूसरा है फतेहाबाद की मस्जिद। नेक्स्ट है, शेरशाह द्वारा बनवाई गई 2 सड़कों के नाम लिखे। तो शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई 2 सड़कों के नाम है। पहला है सड़क ए आजम, जिसे ग्रांड ट्रक रोड के नाम से जाना जाता है। ये भारत की सबसे लंबी सड़क है। यह कोलकाता से पेशावर की ओर जाती है। इसके बाद दूसरी है आगरा से बुरहानपुर तक जाने वाली सड़क है। ये 2 सड़कें थी जो शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई थी। नेक्स्ट है, शेरशाह की बनवाई हुई 2 इमारतों के नाम लिखे। तो उनकी बनवाई हुई 2 इमारतें यहाँ पर, पहला नाम है सहसाराम का मकबरा और
दूसरा है किला एक कोहना मस्जिद। नेक्स्ट यहाँ पर बैरम खां कौन था? तो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से लगातार पूछा जा रहा है, तो आपके इस वर्ष भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है बैरम खां अकबर का संरक्षक था। वह सदैव ही हुमायूं और अकबर के प्रति स्वामी भक्त रहा। अपने अंतिम समय में वह मक्का की यात्रा पर जा रहा था, रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट है पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में बताइए। पानीपत के द्वितीय युद्ध का वर्णन कीजिए। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और दिल्ली के सूर सुल्तान के प्रधानमंत्री हेमू के मध्य हुआ था। तो यह युद्ध अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था 1556 ईस्वी को। राज्यारोहण के बाद अकबर अपने संरक्षक बैरम खां के साथ सेना सहित दिल्ली की ओर बढ़ा। उधर हेमू भी 1 लाख सैनिकों को लेकर पानीपत की युद्ध भूमि में आ पहुंचा। शीघ्र ही दोनों सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में हेमू की पराजय हुई और वह मारा गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। इसके परिणाम स्वरूप अकबर का दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो गया और भारत में पुनः मुगल वंश की स्थापना हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इबादत खाना कहाँ है तथा इसका निर्माण किस शासक के काल में हुआ? तो इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में है। इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने कराया था। फतेहपुर सीकरी आगरा के निकट स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बताइए। तो मेवाड़ के राणा उदय सिंह की मृत्यु 1572 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद उनका पुत्र महाराणा प्रताप सिंह शासक बना। यद्यपि उसका राज्याभिषेक बड़ी निराशाजनक परिस्थितियों में किया गया था। यथापि उसने चित्तौड़गढ़ पर पुनः विजय प्राप्त करने और मुगलों का दृढ़ता से विरोध करने का दृढ़ संकल्प किया। राणा प्रताप वीर शासक था। मुगल सेनाओं से उसका घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध का इतिहासकारों ने एक अन्य कारण यह भी बताया है कि जब राजा मानसिंह गुजरात विजय से लौट रहा था तो उसने राणा का आतिथ्य स्वीकार किया। राणा ने उसका स्वागत तो किया किंतु भोजन के समय स्वयं उसका साथ नहीं दिया। उसको मानसिंह ने अपना अपमान समझा। वह आगरा आ गया और अकबर को सारा वृत्तांत सुनाया। इस पर अकबर ने एक विशाल सेना मानसिंह के नेतृत्व में राणा प्रताप के विरुद्ध भेज दी। जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के मैदान में घोर संग्राम हुआ किंतु विजय मुगलों की हुई, लेकिन यह युद्ध मुगलों को सदैव याद रहा। तो आपको याद रखना है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वह 1576 ईस्वी में हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य में हुआ था। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दीन ए इलाही से आप क्या समझते हैं? सन 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रचलित दीन ए इलाही धर्म का संक्षिप्त परिचय निम्नवत है। पहला है दीन ए इलाही की स्थापना। अकबर ने अनेक धर्मों एवं धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। वह जैन, ईसाई, पारसी, सिख और ब्राह्मण आचार्यों के घनिष्ठ संपर्क में आया। उसने इन सभी से गहन विचार विमर्श किया और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी धर्मों में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ही विद्यमान हैं। अतः उसने सभी धर्मों की अच्छाइयों को संकलित करके एक नवीन धर्म दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही का प्रचार एवं प्रसार किया। इसके बाद दूसरा पॉइंट है यहाँ पर दीन ए इलाही धर्म को प्रचलित करने का क्या उद्देश्य था? इस धर्म का प्रवर्तन अकबर ने हिंदू मुसलमानों को एक सूत्र में बांधने के लिए किया था। कुछ विद्वानों का यह भी विचार है कि पैगंबर बनने की उसकी बहुत अधिक महत्वाकांक्षा थी, इसलिए उसने एक नवीन धर्म दीन ए इलाही चलाया था। तीसरा है दीन ए इलाही के सिद्धांत। तो इस धर्म के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार थे। ईश्वर एक है, उदारता और दानशीलता का पालन, सांसारिक वासनाओं का त्याग, उत्तम और लोक हितकारी कार्य करने की इच्छा, सबके साथ सम्मान व्यवहार और दूसरे की इच्छाओं का आदर करना, सूर्य व अग्नि की पूजा अनिवार्य रूप से करना, मांस खाना निषिद्ध। दीन इलाही के अनुयायियों की जब आपस में भेंट हो तो अभिवादन करते समय अल्लाह अकबर और जल्ले जलाहू कहना। इस धर्म का सबसे बड़ा पुजारी अथवा पैगंबर सम्राट स्वयं था। इस धर्म के अनुयायियों को जीवित रहते ही अपना मृतक भोज देना पड़ता था। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मनसबदारी प्रथा से आप क्या समझते हैं या मनसब को परिभाषित कीजिए। तो सन 1571 ईस्वी में सम्राट अकबर ने सेना का पुनर्गठन करने के लिए शाहनवाज खां को मीर बख्शी यानी सैनिक पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया और एक नवीन सैन्य व्यवस्था लागू की जिसे मनसबदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। मनसबदारी का अर्थ क्या है? तो मनसब का अर्थ स्थान या पद विशेष से होता है।
अकबर ने एक विशाल सेना संगठित की और कुछ सैनिक पदाधिकारियों को विशेष पद प्रदान किए। इन्हें ही मनसबदार कहा जाता था। प्रत्येक मनसबदारों को एक निश्चित सेना रखनी पड़ती थी और उस सेना के रखरखाव के लिए सरकार की ओर से नकद वेतन दिया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पर नूरजहाँ कौन थी, उसका वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहाँ जहांगीर की पत्नी थी, उसका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। नेक्स्ट है जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो जहांगीर की आत्मकथा का नाम तुजुक-ए जहांगीरी है। नेक्स्ट है शाहजहाँ के दो पुत्रों के नाम बताइए। शाहजहाँ के दो पुत्रों के नाम है, पहला है शाह शुजा और दूसरा है औरंगजेब। नेक्स्ट औरंगजेब के पिता का नाम क्या था? तो औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहाँ था। नेक्स्ट यहाँ पर मुगल काल के 4 शिक्षा केंद्रों के नाम बताइए। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा आगरा, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है लाहौर और चौथा है जौनपुर। नेक्स्ट यहाँ पर उलेमा शब्द से आप क्या समझते हैं? तो उलेमा शब्द से आशय कानून और आधिकारिक रूप से इस्लाम के विद्वान से है। नेक्स्ट यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट है शाहजहाँ द्वारा निर्मित 2 भवनों के नाम बताइए। तो शाहजहाँ द्वारा निर्मित 2 भवन है, पहला है ताजमहल और दूसरा है दिल्ली का लाल किला। नेक्स्ट यहाँ पर मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट यहाँ पर शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट मराठों के स्पर्धान से आप क्या समझते हैं? मराठा साम्राज्य में राजा को परामर्श देने के लिए 8 मंत्रियों की एक समिति होती थी, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। नेक्स्ट यहाँ पर मराठा के सरदेशमुखी तथा चौथ से आप क्या समझते हैं? अथवा चौथ और सरदेशमुखी क्या था? मराठों के चौथ तथा सरदेशमुखी को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथ और सरदेशमुखी मराठा राज्य में लगने वाले कर थे। जिन राज्यों को मराठा विजित कर लेते थे उनसे संरक्षण प्राप्त करने के बदले चौथ वसूल की जाती थी, जबकि राज्य के व्यक्तियों से उनकी आय का एक भाग सरदेशमुखी के रूप में लिया जाता था। यह आय का अधिकतम 1/10 हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर टिप्पणी लिखे जातवे सवार। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए के राव का मत है पैदल सेना को जात और घुड़सवार सेना को सवार कहते थे, अर्थात जात बिना घोड़े का पैदल सैनिक और सवार का अर्थ है घोड़ायुक्त सैनिक। जात तथा सवार के आधार पर मनसबदारों का वर्गीकरण निम्नलिखित 3 श्रेणियों में किया गया था। प्रथम श्रेणी है जिन मनसबदारों की सेना में जात या पैदल सैनिकों की संख्या सवार या घुड़सवारों की संख्या से अधिक होती थी, उनकी गणना प्रथम श्रेणी के मनसबदारों में की जाती थी। द्वितीय श्रेणी यदि सवार यानी घुड़सवार पद की संख्या जात यानी पैदल पद की आधी होती थी तो उस मनसबदार की गणना द्वितीय श्रेणी में की जाती थी। तृतीय श्रेणी क्या थी? यदि किसी मनसबदार के पास सवारों यानी घुड़सवारों की संख्या जात यानी पैदल की आधे से कम होती थी तो उसे तृतीय श्रेणी का मनसबदार माना जाता था। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है गुरु तेग बहादुर के विषय में आप क्या जानते हैं? गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे। इन्होंने सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक जी के बताए मार्ग का अनुसरण किया। इन्होंने हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाने का विरोध किया। गुरु तेग बहादुर को इस्लाम स्वीकार न करने के कारण 1675 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने लाल किले के सामने उनका सिर कटवा दिया था। इसी स्थान पर आज गुरुद्वारा शीश साहब स्थापित है। नेक्स्ट यहाँ पर जजिया से क्या समझते हैं? तो जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर है। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता से वसूल किया जाता है। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट यहाँ पर किन्हीं 4 सिख गुरुओं के नाम लिखिए। तो 4 सिख गुरुओं के नाम है, पहला है गुरु नानक देव, दूसरा है गुरु अंगद देव, तीसरा है गुरु अमरदास, चौथा है गुरु रामदास। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है बंदा बहादुर कौन था? तो बंदा बहादुर जिनका जन्म 16 अक्टूबर 1670 ईस्वी में राजौरी में हुआ था। उनकी मृत्यु 16 जून 1716 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। प्रसिद्ध सिख सैनिक और राष्ट्रप्रेमी थे। वे भारत के मुगल शासकों के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले पहले सिख सैन्य प्रमुख थे, जिन्होंने सिखों के राज्य का अस्थायी विस्तार भी किया। उन्होंने मुगलों के अजय होने के भ्रम को तोड़ा, छोटे साहबजादों की शहादत का बदला लिया और गुरु गोविंद सिंह द्वारा संकल्पित प्रभुसत्ता संपन्न लोक राज्य की राजधानी लोहगढ़ से खालसा राज की नींव रखी। यही नहीं, बंदा बहादुर ने गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के और मोहरे जारी करके निम्न वर्ग के लोगों को उच्च पद दिलाया और हलवाहक किसान मजदूरों को जमीन का मालिक बनाया। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट गुरु गोविंद सिंह के विषय में आप क्या जानते हैं? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 12 जनवरी 1666 ईस्वी को हुआ था। ये सिखों के 10वें गुरु थे।
गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। इनका निधन 17 अक्टूबर 1708 ईस्वी को हो गया था। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न थे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप एग्जाम में जाने से पहले सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़कर जाएं। इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ आपके एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।